नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रोजगार को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि 3.5 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं किया। ऐसी सरकार बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो कि युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। वहीं पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता पालीवाल ने यह कहा कि त्रिवेंद्र सरकार या तो युवाओं को रोजगार दे या फिर गद्दी छोड़ दे। प्रदेश का बेरोजगार युवा अपनी डिग्रियों को जलाने को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी यह भी दी है कि अगर सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ और उग्र प्रदर्शन करेगी। तो केंद्र सरकार की जुमलेबाजी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और पूर्व राज्य मंत्री जसबीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिंदू पंचायती धर्मशाला में एकत्र होकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने यह कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जुमलों की सरकार है। देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कहकर मोदी जी ने बेरोजगारों के जज्बातों के साथ खेलने का काम किया है। तो त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला कांग्रेस ने बोला है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के। और कुछ अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के दिखा रहे हैं, जहां पे रामनगर, मसूरी, कोटद्वार, जोशीमठ, हरिद्वार और हल्द्वानी और सभी जगहों पर इसी प्रकार से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए राज्य सरकार के ऊपर हमलावर और आक्रामक अंदाज में इस समय कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और यह कहा गया है कि त्रिवेंद्र सरकार अगर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है तो फिर उसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और इसी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर भी निशाना साधते हुए बेरोजगारी को लेकर के ये बड़ा हमला बोला गया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आज रामनगर, मसूरी, कोटद्वार, जोशीमठ, हरिद्वार, हल्द्वानी और तमाम जगहों पर इसी प्रकार से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया गया है। तो रोजगार को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और अब यह आक्रामक होता हुआ और नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि 3.5 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया और ऐसे में ऐसी सरकार को गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी हमलावर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए, जब विरोध प्रदर्शन की कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आज देखने को मिली। तो देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पूरे प्रदेश भर में आज धरना प्रदर्शन हुआ है। त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो, यह स्लोगन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ है और रोजगार नहीं देने पर प्रदेश में और बड़ा आंदोलन होगा, ये बात भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई। त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो को लेकर के प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सर लगातार रोजगार की बात निकल कर आ रही है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है और देश का भी बेरोजगार है। ऐसे में कांग्रेस जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, आने वाले समय में और कितने उग्र आपके प्रदर्शन होंगे और क्या कहना चाहते हैं? त्रिवेंद्र रावत कहते हैं कि हम स्वरोजगार दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाने में आप सहयोग दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन आज कहीं पर भी नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और नौजवान साथी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। थाली भी पीट रहा है, ताली भी पीट रहा है, लेकिन सरकार के कान पर क्यों नहीं गई। और नौजवान साथियों की इस पीड़ा को जो है कांग्रेस पूरी तरीके से और मजबूती के साथ सड़कों पर उतर करके पूरा करने का काम है। आज हमने एक सांकेतिक धरना पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर दिया है और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी, सरकार नहीं जागी, तो पूरे प्रदेश के अंदर हम एक व्यापक आंदोलन चलाने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या उनके मंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार थी। आप ही बताइए, आपने कितना रोजगार दिया? आज आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके मंत्री लगा रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ,
जहाँ तक कांग्रेस की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करते हैं। उपनर के माध्यम से जो रोजगार मिला है वो रोजगार किसने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? और समय समय पर जो है सरकारी नौकरियों में भी नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अब हमसे मत पूछिए भाई, सत्ता आज आपके पास है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को सरकार में नहीं मानती, वो आज भी कांग्रेस को सरकार में मानती। हमसे क्या हिसाब पूछ रहे हैं? हमसे हिसाब पूछेगी तो प्रदेश की जनता पूछेगी। आज नौजवान साथी सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे रोजगार का क्या हुआ है, तो ये जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। सरकार में इसका मतलब ये है कि जो नौजवान साथी रोजगार कर रहा है, रोजगार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है, वो कांग्रेस का है। क्यों वादा किया आपने? क्यों कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम नौजवानों को रोजगार देंगे? किसने कहा था कि आप उसको कहने के? 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने की बात कही थी कि नहीं कही? और ये किसने बोला था कि क्या नाम, आप पकौड़े तल के रोजगार ढूंढो? ये किसने बोला? ये हमने बोला? तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। तो भावनाओं पर खेल करके वोट हासिल करने की जो फितरत बीजेपी की है, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। एक सवाल कर रहा हूँ, नए प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस को मिले हैं, क्या कुछ अब किस तरह से कांग्रेस को मजबूती के साथ आपके नेतृत्व में मिशन फतह करने की होगी? नहीं, देखिए, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो है नए प्रभारी के रूप में जो है देवेंद्र यादव जी प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, नौजवान है, और मैं समझता हूँ कि वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना के लिए हम सब के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे और 2022 में कांग्रेस को जो है फतेह दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह लगातार संघर्ष यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखते हैं त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो का कार्यक्रम लगातार प्रदेश भर में किया जा रहा है। हरीश रावत अपने घर में उपवास पर बैठे हैं और यकीनन उत्तराखंड में कांग्रेस को नए प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मिले हैं। अब आने वाले समय में कांग्रेस के जो आंदोलन है वो और उग्र होंगे। कांग्रेस की जो अब स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा में 11 की है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति 11 से बढ़कर कितनी होती है, क्या कांग्रेस सरकार बना भी पाती है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ होगी भारतीय जनता पार्टी। सुभाष के साथ रतन नेगी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो उत्तराखंड कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है। हरीश रावत फिर से उनका जलवा दिखा है और हरीश रावत अब पंजाब के प्रभारी बना दिए गए हैं। देवेंद्र यादव को हालांकि उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, लेकिन उत्तराखंड में हरीश रावत की सक्रियता को देखते हुए उनको पंजाब की भी जिम्मेदारी दी गई है। हरीश रावत का एक बार जलवा फिर से दिखा है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बड़े फेरबदल हुए हैं और खासतौर से चिट्ठी जिस तरीके से सामने आई उसके बाद कई बड़े परिवर्तन भी देखने को मिले हैं और उसमें कई बड़े अहम बदलाव भी हुए हैं। लेकिन उन सब के बीच में हरीश रावत को अब पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है और अब पंजाब का प्रभारी उनको बनाया गया है। और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी खबर भी है क्योंकि हरीश रावत अब पंजाब का जिम्मा देखेंगे और हरीश रावत का एक बार जलवा हम ये कह सकते हैं कि फिर से बरकरार है, क्योंकि एक और बड़े सूबे की जिम्मेदारी कांग्रेस प्रभारी के तौर पर हरीश रावत को दी गई। हालांकि देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि देवेंद्र यादव अब उत्तराखंड के अंदर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस रहेंगे और हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर वो कांग्रेस प्रभारी पद की जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है और कांग्रेस के अंदर भी जो संगठनात्मक स्तर पर बड़े फेरबदल और बड़े बदलाव किए गए उस लिहाज से भी ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो पूर्व सीएम उत्तराखंड हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद उनको दिया गया है, यानी कि कांग्रेस प्रभारी अब पंजाब के बनाए गए हैं हरीश रावत। और इस तरीके से उनका जो कद है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर और ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब हरीश रावत के कंधों पर सौंपी गई है। और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड के कांग्रेस जो प्रभारी हैं उनको भी अब बदला गया और यहाँ पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है हरीश रावत को। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय आह्वान पर एबीवीपी का ऑनलाइन सदस्यता अभियान, इसका शुभारंभ हुआ और ऑनलाइन सदस्यता अभियान 11 से 20 सितंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत मसूरी में एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य
विक्रम ने मसूरी के एबीवीपी के रीति नीति के साथ ऑनलाइन सदस्यता के बारे में जानकारी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रम परसवान ने यह बताया है कि मसूरी इकाई को मसूरी और आसपास के क्षेत्र में 2000 सदस्यों को ऑनलाइन से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2019 और 20 में 34 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अपना सदस्य बनाया है और इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए एबीवीपी ने सदस्यता कार्यक्रम में बदलाव करके इसको ऑनलाइन कर दिया है। वहीं टेंडर निरस्त करने के बाद रुड़की नगर निगम की राजनीति गर्मा गई है और पार्षदों ने मेयर पर गंभीर आरोप लगा करके नगर निगम कार्यालय के बाहर हंगामा किया और उसके बाद टेंडर को दोबारा से रिन्यू कराए जाने की मांग की है। आपको यह भी बता दें कि रुड़की नगर निगम में हाल ही में विकास कार्यों को लेकर के टेंडर की प्रक्रिया की गई। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को मेयर गौरव गोयल के द्वारा 6 करोड़ के टेंडर को निरस्त किया गया और अब टेंडर को निरस्त किए जाने के बाद नगर निगम की राजनीति गरमाई है। पार्षदों ने मेयर पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाकर हंगामा किया है। पार्षदों का यह भी कहना है कि टेंडर निरस्त होने से विकास कार्यों पर रोक लग गई है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से विकास कार्यों का इंतजार कर रही थी और अब जाकर टेंडर हुए भी हैं तो उनको निरस्त कर दिया गया है। वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में एक युवक को नाबालिग किशोरी को घूर कर देखना महंगा पड़ गया है, क्योंकि नाबालिग के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए अब इस पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। इस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसको जेल भेज दिया है। उधर चमोली में बद्रीनाथ पहुंचे वायुसेना सेंट्रल कमांड प्रमुख और वायुसेना सेंट्रल कमांड प्रमुख राजेश कुमार ने पूजा अर्चना की है। मंदिर में पूजा अर्चना करके देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर रावल ईश्वी प्रसाद नमूदरी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बद्रीनाथ वायुसेना सेंट्रल कमांड के प्रमुख पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने देश और प्रदेश के अंदर सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चमोली में बद्रीनाथ वायुसेना सेंट्रल कमांड प्रमुख पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मंदिर के अंदर पूजा पाठ की है। तो बाघों का गढ़ कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बिजरानी जोर पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से खोला जा रहा है और वन्य जीवों के दीदार करने पर्यटक देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पर पहुंचते हैं। अब पार्क को खोलने के लिए कॉर्बेट प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार 15 अक्टूबर से नाइट स्टे भी शुरू होगा। पार्क के बिजरानी जोन के खुलते ही बिजरानी, ढेला और झरना में डे विजिट के साथ ही नाइट स्टे की भी शुरुआत होगी और इसकी तैयारियां भी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले टाइगर रिजर्व में नाइट स्टे की सुविधा 15 नवंबर को ढिकाला खुलने के बाद होती थी। हालांकि ढिकाला जोन में पर्यटन 15 नवंबर से ही शुरू होगा। पर्यटन कारोबारियों की यह मांग है कि बिजरानी, ढेला और झरना में 1 अक्टूबर से डे विजिट और नाइट स्टे को शुरू किया जाए। हमने जो रिक्वेस्ट करा था फॉरेस्ट से और सरकार से, हमने ये अनुरोध करा था कि 1 अक्टूबर से पार्क के अंदर ज़्यादातर जगह जहाँ पर नाइट स्टे होता है उसको खोल दिया जाए। जो पार्क की तरफ से रिस्पांस दिया जा रहा है उसमें इन्होंने ये बोला है कि 15 अक्टूबर से नाइट स्टे जहाँ जहाँ डे विजिट होता था वहाँ खोलते हैं। बट एनीवे जो खोल रहे हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं, बट स्टिल हम ये डिमांड करते हैं कि इसको अगर 1 अक्टूबर से बाकी जो उनको खोल दिया जाता तो थोड़ा सा पर्यटन को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है इस एरिया में पर्यटकों को आने की। बिजरानी जोन जो है हमारे जो टूरिज्म की गाइडलाइंस है, टूरिज्म प्लान है, उसके अनुसार 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इस बार 15 अक्टूबर से बिजरानी में डे विजिट और नाइट स्टे दोनों गतिविधियां जो हैं 15 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा जो और भी जोन्स हैं, झिरना, ढेला, उनमें भी नाइट स्टे की सुविधा जो है 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी।
जो भी रास्ते हैं और जो भी गेस्ट हाउसेस हैं उनको फाइनल रूप दिया जा रहा है, ताकि जो भी विजिटर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की असहूलियत ना हो, और साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स को भी टूरिज़्म एक्टिविटी से किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। तो वर्ष 2013 की आपदा से पूर्व केदारनाथ धाम में जो भगवान केदारनाथ सबसे बड़े भूमिधर थे, आज राज्य सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण स्वयं भगवान केदारनाथ भूमिहीन हो गए हैं। पूरा मामला जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में जो करीब 400 नाली भूमि केदारपुरी बसी है, वर्ष 2013 की आपदा से पूर्व वहां बाबा केदारनाथ सबसे बड़े भूमिधर हुआ करते थे। केदारपुरी में बाबा केदारनाथ के नाम पर 21 नाली जमीन थी, जबकि केदारनाथ मंदिर समिति के 45 नाली भूमि लीज के रूप में दर्ज थी। लेकिन 2013 की प्रलयकारी आपदा के बाद बाबा केदारनाथ धाम को राज्य सरकार ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। स्थिति ये है कि बीते 7 वर्षों से बाबा केदारनाथ की व्यवस्थाओं को देखने वाले पहले श्री बद्री केदार मंदिर समिति और अब श्राइन बोर्ड ने भी बाबा केदारनाथ की भूमि को वापस दिलाने का साहस नहीं दिखाया। नतीजन आज केदारनाथ मंदिर के पास भूमि न होने से कई व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। अब केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केदारनाथ की जमीन केदारनाथ के नाम करने की मांग की है, जिससे मंदिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना विकास कर पाए। देखिए, केदारनाथ की जो व्यवस्था है, 13 से पहले जो केदारनाथ है, जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में केदारपुरी बसी है, वो लगभग वहाँ पर 350-400 नाली जमीन उपलब्ध थी, जिसमें से केदारनाथपुरी में सबसे बड़े भूमिधर के रूप में भगवान केदारनाथ जी, केदारनाथ श्री केदारनाथ मंदिर थे, जिसमें 21 नाली जमीन उनके नाम पर, केदारनाथ मंदिर के नाम पर श्रेणी 1 की है, और लगभग 45 नाली के करीब जमीन भगवान केदारनाथ जी को केदारनाथ मंदिर के नाम पर लीज या नजूल के रूप में ग्रांट हुई है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 13 की आपदा के अब लगभग 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन भगवान केदारनाथ को उनकी ज़मीन वापस नहीं की है। कारण ये है कि भगवान के भगवान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो BKTC है या श्राइन बोर्ड हो गया है, वो उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने मंदिर की ज़मीन वापस ले पाएँ। और जो देने वाले हैं राज्य सरकार और प्रशासन, उन्होंने कभी ऐसे श्रद्धापूर्वक ये दरियादिली नहीं दिखाई है कि भगवान केदारनाथ को या केदारनाथ मंदिर को उनकी ज़मीन वापस कर दी जाए। केदारनाथ में अव्यवस्थाओं का आलम ये है कि बिना भूमि के वर्ष 2013 से अब तक भोग मंडी का निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण बाबा केदारनाथ को नित्य भोग लगता है, उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केदारनाथ के पुजारी और वेद पाठियों के आवास नहीं बन पाए हैं, जिससे वे त्रिपाल में ढकी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी बंदना सिंह ने कहा कि केदारनाथ की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मंदिर को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जो विचाराधीन है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी मंदिर समिति की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान के अंतर्गत उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको देने पर शासन के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही इसमें शासनादेश आते हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाए। केदारनाथ में भले ही मास्टर प्लान के तहत केदारपुरी को सरकार भव्य रूप देने का काम कर रही हो, लेकिन जिस केदारनाथ के मंदिर से प्रसिद्ध यह धाम है, आज उसी मंदिर की आवश्यकताओं पर सरकार और जिला प्रशासन ने नजरें फेर रखी हैं। जबकि केदारनाथ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा संभाले मंदिर समिति और देवस्थानम बोर्ड भी इस गंभीर विषय पर मौन साधे हुए हैं, जो पूरे तंत्र और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। 11,500 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में बसा केदारपुरी में वर्ष 2013 से पूर्व बाबा केदारनाथ के नाम 66 नाली जमीन हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 2013 में आई प्रलयकारी आपदा से केदारनाथ धाम में भारी विध्वंस हुआ था, जिसके बाद सरकार ने यहाँ की पूरी ज़मीन अपने कब्जे में ले ली थी। लेकिन बीते 7 वर्षों से बाबा केदारनाथ की ज़मीन उन्हें वापस नहीं दी गई और आलम यह है कि यहाँ न तो भोग मंडी का निर्माण हो पा रहा है, न ही पुजारी और वेद पाठियों के भवनों का निर्माण हुआ है, जिस कारण मंदिर की व्यवस्थाओं में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदित राणा, इंडिया न्यूज़।
रुद्रप्यार। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है, आपको बता दें 2 दिवसीय पौड़ी के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है पौड़ी से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र रावत हैं और सीएम ने प्लांटेशन और पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी इस दौरान किया है। पहाड़ों पर वापस आए प्रवासियों के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा संवाद भी किया गया है और सीएम ने स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की है। सीएम ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। तो 2 दिवसीय पौड़ी के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र रावत हैं, जहां पर उनके द्वारा ट्री प्लांटेशन का जो निरीक्षण है वो किया गया और पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया गया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के द्वारा। इसके अलावा जो प्रवासी वापस पहाड़ों पर लौटे हैं उनके साथ संवाद भी मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया। सीएम ने स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने की लोगों से अपील भी की है और सीएम ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। तो 2 दिन के पौड़ी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और ये समीक्षा उनके द्वारा इन तमाम कार्यों की गई। प्रवासियों के साथ संवाद भी किया गया। इसके अलावा योजनाओं का जो लाभ है वो उठाने की अपील भी की गई है। भगवान सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। भगवान सिंह, ये बताएं कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं पौड़ी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, क्या जानकारी और क्या कार्यक्रम उनका? मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है कि पौड़ी दौरे पर है और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे प्रतिनिधियों से बातचीत की और आला अधिकारियों से बात की। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि क्योंकि इस क्षेत्र में आजकल आम आदमी पार्टी जो क्षेत्र भ्रमण कर रही है, तो उसी तरह से उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी मुद्दा जो बना रही है स्वास्थ्य लेके, शिक्षा लेके, उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से स्कूलें बंद है भी और जिसके कारण से काफी लोगों को समस्या है। तो उन्होंने आज शाम स्वयं अधिकारियों के मीटिंग में बताया कि स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल अलर्ट जारी रहे, क्योंकि लॉकडाउन का जो बीमारी जो है कोरोना जैसी बीमारी को लड़ने के लिए समीक्षा बैठक की तमाम अधिकारियों। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया तो लेकिन जैसे उन्होंने मीडिया से रूबरू होना था उसके बाद तुरंत यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत, हम मीडिया उनका इंतजार कर रही थी कि सीएम से बाइट लेंगे, लेकिन क्या कारण ये था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो गेस्ट हाउस में, जो बताया गया सर्किट हाउस में, उससे पहले निकल गए। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं मैं आयुष की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के कारण से कि जब रोड ब्लॉक किया गया था तो रोड ब्लॉक करने के कारण से कि एक 40 से 45 मिनट तक ट्रैफिक को रोका गया था, क्योंकि 2 बजे का जो टाइमिंग होता है खाने लंच का टाइमिंग होता है कि 1 घंटे तक जाम में फंस रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी समस्या के लिए लोग एक अपने सर्किट हाउस में काफी लोग तैयार थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल धज्जियां देखी नहीं जा रही थी। भगवान सिंह, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड विधानसभा का 23 सितंबर से होने वाला मानसून सत्र कोविड-19 के साए में होगा और प्रदेश में कोरोना महामारी का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। विधायकों और मंत्रियों समेत कई नेता इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस बीच भाजपा के 2 विधायकों ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में लॉकडाउन की मांग भी की है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में भाजपा में वापसी करने वाले हरिद्वार जिले के खानपुर के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने देहरादून के मोहिनी रोड स्थित आवास में खुद को आइसोलेट किया है और कोविड के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए विधानसभा सत्र में आने वाले विधायकों की प्रवेश से पूर्व कोविड-19 की जांच अनिवार्य करने के अलावा उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेने का अनुरोध भी किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा है कि सत्र से 2 दिन पहले विधायकों को कोविड की जांच करवानी होगी और अपने कोरोना मुक्त होने की रिपोर्ट देनी होगी। अगर उनके स्तर पर ऐसा संभव नहीं है तो फिर हमने एमएलए हॉस्टल में उनकी जांच की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।